जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक लगातार इसके ऊपर क्वेश्चंस है। इसका अपडेट दीजिए, इसका क्या हो सकता है, उसका एनालिसिस करिए। तो आज हम इस वीडियो में उसका एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का ऊपर फंडामेंटल्स भी एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल भी करेंगे। हालांकि ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ है नहीं, और डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में क्या हो सकता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसका हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और सारा एनालिसिस करेंगे। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बिंदास टाइप करिए। अगला स्टॉक का नंबर आपका दिया हुआ नाम हो सकता है और जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो आपको मिल सकता है। करते हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर चर्चा, लेकिन ध्यान रखिए आपको अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना नहीं भूलना। अगर है तो, नहीं है तो मेरा तो मोटिव यही है कि आप एडवाइजर फ्री होकर काम करिए, बिंदास काम करिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से काम करिए। चलिए बात करते हैं जियो फाइनेंशियल की। जियो फाइनेंशियल देखिए क्या क्या बिजनेस कर सकता है, उसके जो अपकमिंग हमारे पास अनुमान है उसको आप कह सकते हो कि ये वाली चीजें जो है वो जियो फाइनेंशियल कर सकता है। लोन या एनबीएफसी रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बजाज फाइनेंस को काफी टक्कर दी जाएगी। एक्चुअली मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लाऊंगा, बजाज फाइनेंस वर्सेस जियो फाइनेंस। वो आपके सामने मैं सेपरेट वीडियो लाके बताऊंगा कि क्यों मैं सहमत नहीं हूं कि बजाज फाइनेंस भी ग्रो करेगा एंड जियो फाइनेंस भी ग्रो कर सकता है अगर वो इस बिजनेस में आता है तो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एयरटेल बच गया था, बाकी सारे प्लेयर्स जो टेलीकॉम में थे वो तबाह हो गए, लेकिन एक बचता है और वो बजाज फाइनेंस होता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जियो फाइनेंस जो वो ट्राई कर रहा है आने का। इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर जियो फाइनेंस ट्राई करेगा। ब्रोकिंग के अंदर ट्राई करेगा, या ब्रोकिंग में बहुत सारे ब्रोकर्स को कड़ी टक्कर मिल सकती है भाई साहब। और यहां पे पेमेंट बैंक जो है उसके अंदर भी कंपनी ट्राई करेगी, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए भी कंपनी ट्राई करेगी, और ये सारा काम जो है कंपनी करने वाली है। अब एक्चुअली आप इसे समझिए कि जियो का आज तक का बिजनेस मॉडल यानी रिलायंस का मॉडल क्या रहा है, मैं समझाना चाहूंगा। थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए रिलायंस कोई भी बिजनेस करती है तो किस टाइप से करती है उसको आप समझिए। रिलायंस सबसे पहले आती है उस बिजनेस में, एंट्री करती है, ध्यान से समझिएगा, एंट्री करती है। सेकेंड वो करती है कट प्राइजेस, वो प्राइजेस को कट करती है। कट प्राइजेस करने के साथ ही वो क्या करती है, कैप्चर मार्केट, यानी पहले वो कैप्चर करना चाहेगी मार्केट को, कैप्चर मार्केट। यहां पर ये कट प्राइस करते ही क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। कंपटीशन जो होता है उसको किल कर देती है, कंपटीशन को किल करती है। फिर क्या करेगी, मार्केट को कैप्चर कर लेती है रिलायंस। आज तक की उनकी स्ट्रेटेजी रही है। 4 नंबर फिर क्या करती है, यहां पे हाइक करती है। हाइक मत किसमें हाइक करती है, प्राइस हाइक करती है, ये प्राइस को हाइक कर देती है। तो रिलायंस की स्ट्रेटेजी रही है। टेलीकॉम में इन्होंने क्या किया, एंट्री करी, प्राइजेस को कट किया, यानी कि सब कुछ फोकट का कर दिया भाई साहब, मुफ्त का चंदन घिस मेरा नंदन, ये वाली कहानी करी। और कट प्राइजेस करके कंपटीशन जो थे, आज से 10 साल पहले जाइए कितने ज्यादा टेलीकॉम प्लेयर थे, आज की डेट में 3 बचे हैं। और 3 में भी क्या बचे हैं, सिर्फ आप ये मानिए रिलायंस और एयरटेल ही है, और एक तरीके से डुओपोली ही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती डुओपोली हो, इसलिए वोडाफोन आइडिया जिंदा है। तो यहां पे उन्होंने कंपटीशन को किल किया। अब देखो कितने ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया उन्होंने। और राइट नाउ उनके प्राइजेस को आप देखिए, क्या मुफ्त में कुछ मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपको लगाना था आदत, और आदत लगा के मार्केट कैप्चर करना और उस मार्केट पे राज करना। तो ये रिलायंस की रहती है स्ट्रेटेजी, जिसमें उनका भी फायदा है और कस्टमर की भी फायदा है, ये भी हमें मानना होगा। तो क्या ये इन सब पे सक्सेसफुल हो सकती है, उस पर आपको विचार करना है, और आने वाले समय में कंपनी के और क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं वो हमें देखना है। चलिए पहले देखते हैं इस कंपनी के एक्चुअली फंडामेंटल डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है उनसे क्या निकल के आ सकता है, और उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि इसमें एक्चुअली हो क्या सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये सारे बिजनेसेस को आप नोट डाउन करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, यू कैन डेफिनेटली टेक दिस, ताकि आपको पता रहे ये रिलायंस की आज तक की स्ट्रेटेजी रही है। उन्होंने हर बार ऐसा ही किया है, और रिलायंस इनमें देखिए बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर करने की भी सोचेगी, ये भी ध्यान रखिए। जैसे मानिए कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, छोटी कंपनी, उसको एक्वायर करेगी और वो जियो फाइनेंस के साथ मिला सकती है। ये उनकी आज तक की स्ट्रेटेजी रही है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कंपनी के बेसिक लेवल फंडामेंटल की, तो चलिए उसे समझते हैं। अब जियो फाइनेंशियल के कंप्लीट डाटा को देखिए। ये क्या है, एक एनबीएफसी आरबीआई के साथ में कंपनी क्या करती है, होल्डिंग कंपनी और ऑपरेट करेगी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बिजनेस, किससे, अपनी सब्सिडरीज के थ्रू। सब्सिडरी में जियो फाइनेंस लिमिटेड आएगा, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड आएगा, जियो पेमेंट सॉल्यूशन आ जाएगा, और एक जॉइंट वेंचर है जहां पे जियो पेमेंट बैंक के नाम से ये बता रहे हैं कि वो भी आ सकता है। तो ये सारा उसका रहेगा बिजनेस का काम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। आगे बात करिए ये क्या करेगी, इसका समझिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्रुप स्ट्रक्चर। अब इसको आप ध्यान से समझिए। जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ जियो फाइनेंस लिमिटेड। अब ये सारे जो चीजें हैं उनकी होल्डिंग कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को किसके बिजनेस का फायदा मिलेगा, इन सारी कंपनीज के बिजनेस का फायदा जो वो इसको मिलेगा। तो यहां पे हमें समझना होगा कंपनी खुद जो है वो एक होल्डिंग कंपनी के तरीके से एक्ट करने वाली है फॉर दीज सब्सिडरीज। आगे बात करिए
प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यानी क्या क्या बिजनेसेस के अंदर जा सकती है लेंडिंग बिजनेस में। और प्रोडक्ट इन पाइपलाइन, ये देखिए कंपनी के प्रोडक्ट इन पाइपलाइन के अंदर आपको पता चलेगा कि कंपनी लोन देने की तैयारी कर रही है, बिजनेस एंड मर्चेंट लोन फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर एंड स्मॉल बिजनेस एंटिटी, ऑटो लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट शेयर्स, ये सारी तैयारियां हैं, ये ध्यान में रखिए, ये पाइपलाइन में है। और लेंडिंग के अंदर तो आपको पता ही है कि लेंडिंग किस तरीके से होती है, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, पेमेंट बैंक में, और साथ में एक देखिए यहां पे आ रहा है हमारे पास में पेमेंट सॉल्यूशन, इसको आप समझना चाहे तो समझिए। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है पेमेंट सॉल्यूशन सक्सेसफुली लॉन्च साउंड बॉक्स इन पायलट स्टेज। अब ये साउंड बॉक्स क्या होता है, आपको वो आता है ना मैसेज जब आप किसी दुकानदार को पेमेंट करते हो, पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए, तो वो वाला होता है साउंड बॉक्स। उस साउंड बॉक्स का भी इन्होंने सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो काम कर लिया है, लॉन्च कर लिया है, देख लिया अपने हिसाब से। तो ये सारी तरीके से तैयारी कर रही है अपने आप को ग्रो करने की, बड़ा करने की। अब इन्हीं चीजों को लेकर जो है हमें एनालिसिस करना होता है कि इस कंपनी को रखना है नहीं रखना। आगे बात करते हैं और क्या हो सकता है। बेसिक लेवल फंडामेंटल को समझिए, और उसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों से भी करूंगा कि जब किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल ही तैयार नहीं है फिर भी वो शेयर भाग रहा है, तो उसमें आप फंडामेंटल देख के कैसे फेयर प्राइस निकालते हो, उसके लिए आपको टेक्निकल का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं फंडामेंटल की अपनी इंपॉर्टेंस है, टेक्निकल की इंपॉर्टेंस को मत तोड़ो यार। टेक्निकल हमेशा काम देता है, मुझे देता है, आपको देता नहीं देता मुझे पता नहीं, कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन सच यही है टेक्निकल बहुत ज्यादा हद तक आपको हेल्प करेगा अगर आप टेक्निकल को समझो, उसको समझ के काम करो। बाकी अगर हमने दिमाग में ये बैठा लिया कि टेक्निकल काम ही नहीं करेगा तो मेरे भाई वो नहीं करेगा। बेसिक लेवल डाटा देखो, 2,08,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। अब अगर कोई कहता है कि रिलायंस जियो 10 गुना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक से हर चीज को समझना है कि वो 10 गुना हो जाएगा आने वाले 2 साल में। अब 10 गुना होगा 10 साल 20 साल में, वो अलग चीज हो गई, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात करते हैं, कई कहते हैं 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो क्या रिलायंस जियो, ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, इसकी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, जितनी खुद की रिलायंस की है आज की डेट में? क्या इतनी हो जाएगी 2 साल में? तो फिर रिलायंस की कितनी हो जाएगी? सोच के देखिए, विचार करिए, क्या यह संभव है? मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकल समझाता हूं कि प्रैक्टिकली उन चीजों को सोचिए। क्या यहां से 2 गुना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 गुना हो सकता है, लेकिन 10 गुना होना, कई लोग कहते हैं 2 साल में इतना होगा, 20 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। देखो हलवा नहीं होता है। मार्केट कैप को देखो, अगर आप बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर्स की बुक पढ़ते हैं तो वो खुद लिखते हैं, हाफ रिसर्च तो आपकी तभी कंप्लीट हो जाती है जब आप मार्केट कैप देखते हो, पता ही चल जाता है कितना ग्रो है कितना नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिए, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है, इतनी बड़ी इक्विटी है इस कंपनी की आज की डेट में। स्टॉक का पी इतना चल रहा है, इररिलेवेंट है, देखने का कोई मतलब नहीं है, बिजनेस ही नहीं है भाई साहब, किस चीज का पी देखोगे आप? और सारा होप का बिजनेस है अभी फिलहाल देखा जाए तो। बुक वैल्यू 182 की है, जो कि बहुत अच्छी है, यानी स्टॉक 200 250 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बाय बनता है, ये बुक वैल्यू बताती है। प्रमोटर की होल्डिंग 47 के आसपास है, अच्छी बात है। और यहां पर अनप्लेज है पूरी प्रमोटर की होल्डिंग, दैट इज ऑल्सो गुड। प्रमोटर्स ने यहाँ पे 0.35% से होल्डिंग बढ़ाई है। मार्केट कैप टू सेल्स 4600 टाइम्स है भाई साहब, क्या बोले इसके अंदर। तो ये इसका डाटा है जिसके अंदर हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बात ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमें बता सकता है कि हाँ भाई ये डाटा है, और तो क्या बताएगा। अगर इसके बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स देखिए, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व पड़े हुए हैं जिनको अपने बिजनेस के लिए यूज करेगी। बाकी बैलेंस शीट के फ्रंट पे आप कोई भी बेसिक लेवल डाटा को एनालाइज करके कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रमोटर्स के होल्डिंग की पैटर्न की बात करो या शेयर होल्डिंग की, तो कुछ होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है, वेरी गुड। एफआईआईज की यहाँ पे होल्डिंग कम हुई है। तो देखिए, क्या हम ये कह दें कि एफआईआईज को ट्रेडिंग करना नहीं आता या इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता? ऐसा नहीं है, हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई होगी। एफआईआईज के बाद में डीआईएस को देखो, इन्होंने भी होल्डिंग अपनी थोड़ी सी कम करी है। तो क्या ये डीआईएस को भी कुछ नहीं आता? आता है, उनकी होल्डिंग का डाटा और पीरियड अलग है, हमारा होल्डिंग का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पे प्रमोटर्स के बाद में खाली होल्डिंग बढ़ाई है पब्लिक ने, तो पब्लिक ने और प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईआईज ने और डीआईआईज ने थोड़ी थोड़ी कम करी है। क्या कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है? जी नहीं हुआ। रीजन इज 80% होल्डिंग बिलोंग्स टू दी लार्ज ग्रुप, ये 80% होल्डिंग लार्ज ग्रुप के पास है, तो ये कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है। एंड 20% जो पब्लिक के पास है, जिसमें भी 40 लाख 41 लाख शेयर होल्डर्स अभी रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अब बात करते हैं इसके चार्ट पे, थोड़ा देख लेते हैं कि चार्ट क्या बोलता है, ताकि एक कंप्लीट डाटा और एनालिसिस हमें मिल पाए। तो अब हमारे सामने चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डाटा। इस पे आगे बात करने से पहले डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। रिलायंस डीमर्जर होने के बाद जो मेरे अकाउंट में शेयर्स आए थे, मेरे पास जियो फाइनेंशियल एज इट इज अभी तक होल्डिंग में है। मैंने कुछ भी नहीं बेचा है, मेरी मर्जी होगी तब मैं बेचूंगा, जब मुझे लगेगा मुझे बेचना है तब बेचूंगा। फिलहाल मैंने नहीं बेचा है। ये मेरा डिस्क्लोजर है कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो मेरा व्यू थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है। आइए बात करते हैं इसकी। देखिए हुआ क्या था, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा जो कहते हैं कि नहीं, फंडामेंटली रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी को देखना चाहिए, ये
या वो, तो मैं आपका व्यू गलत नहीं कहता, आपका व्यू बिल्कुल सही है, लेकिन टेक्निकली हेल्प मिलती है। कैसे मिलती है कि यहां पर आप देखिए, आप इसकी फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पे आपको बाय करना आप कैसे करोगे, आप टेक्निकल सपोर्ट देख के ही कर सकते हो ना। यहां पे आपको ब्रेकआउट के ऊपर बात बाय करना आप कैसे करोगे, टेक्निकल रेजिस्टेंस देख के ही कर सकते हो ना। आप किस टाइप से उसकी वैल्यूएशन निकालोगे जब बिजनेस मॉडल ही क्लियर नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई टैलेंट है आप लोगों के पास, तो प्लीज सबके साथ शेयर करिए उस चीज को, ताकि दुनिया को पता चले इस मेथड से जो है वो निकल सकता है। अगर आप करना चाहें तो, बाकी आपकी पर्सनल इच्छा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेथड होगा, तो इसलिए टेक्निकल की हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल बात कर लेते हैं, सिर्फ इसका डेली चार्ट ही हम देख सकते हैं और बाकी कोई चार्ट इसका खास है भी नहीं। अगर ध्यान से देखें तो करीब अगस्त सितंबर में लिस्टिंग होती है कंपनी की, लिस्टिंग के बाद में स्टॉक एक रेंज के अंदर जो है वो बैठा रहता है, इस रेंज के अंदर था, यहां पर ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट एंड देन शूट अप हो जाता है। रिसेंट में आपको दिख रहा होगा स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और अगर ध्यान से देखा जाए यहां पर, तो स्टॉक ने जो अपने बॉटम्स लगाए थे, मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये अराउंड लगे थे 200 रुपए, 203 रुपए के आसपास, 202-3 के आसपास। ये वाला जो बॉटम है वो 202-3 के आसपास का है। दिस प्राइस बिलोंग्स टू 202 रुपीज, तो ये 202 रुपीज का जो है वो बॉटम लगा हुआ है, 202 रुपीज 80 पैसा। वहां से स्टॉक को देखा जाए तो लगभग जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ कर चुका है। अगर देखा जाए 75% के आसपास की तेजी आ चुकी है, ये हमें समझना होगा। अब बात करते हैं स्टॉक का फिलहाल का ट्रेंड क्या है, और फिर देखेंगे कि आज की डेट में किया क्या जाए। मैं देखिए सारी चीज एनालाइज करता हूं, मेरा कोई भी वीडियो होगा उससे आपको हेल्प मिलनी चाहिए, मेरा मोटिव ये होता है। अगर मेरे काम का वो वीडियो नहीं है या मैं आपको सर्विस अच्छी नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं खुद ही वीडियो नहीं बनाऊंगा उस टॉपिक पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को ध्यान से देखिए। फिलहाल स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है, एक रिसेंट में यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है, ये जो है वो 305 से 300 रुपए की रेंज में एक सपोर्ट है। चलिए इसको कलर चेंज करते हैं, यहां पर लुक एट दिस, ये 305 से 300 रुपए की रेंज के अंदर जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो स्टॉक का रहने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। और स्टॉक के लिए अभी फिलहाल ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड अभी बुलिश है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो यहां पे एक बार जो बुल्स की ग्रिप है वो कमजोर हो जाएगी। बुल्स की ग्रिप कब कमजोर होगी, 305 के नीचे एक बार कमजोर हो जाएगी। आप 300 के लेवल को भी छोड़ सकते हो, 305 के नीचे भी वो कमजोर हो सकती है। वापस और तेजी के आसार कब होंगे, जब जियो 350 के लेवल के ऊपर जाता है तो और तेजी के आसार होंगे, यानी इसके ऊपर क्या होगा, बुल्स और एक्टिव हो जाएंगे, बुल्स और एक्टिव होंगे, और यहाँ पे बेयर्स जो होंगे वो और कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं, बेयर्स की ग्रिप क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बेयर्स की ग्रिप वीक हो जाएगी, और बुल्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बुल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बेयर्स वीक हो जाएंगे 350 के ऊपर। अभी क्या हो गया, छोटा सा अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखा जाए तो 350 से 305 ये क्या बन गई, एक रेंज बन गई। इस रेंज के अंदर स्टॉक जो है वो टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है, इतना हमें पता चलता है। तो अब किया क्या जाए, क्योंकि डाटा कुछ अवेलेबल है नहीं। चलिए इसको वीकली चार्ट भी करके देखते हैं एक बार, और मंथली भी करके देखते हैं। लेट्स सी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती है क्या, हमें भी तो पता चले कि क्या हो क्या रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे स्टॉक के लिए, दिस इज वीकली चार्ट, यहां पे आप ध्यान से देखिए वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे पता चलता है स्टॉक के लिए ये जो जोन है यहां पे 270 रुपए के आसपास, यहां एक बड़ा सपोर्ट क्रिएट हुआ है लास्ट वीक में, मतलब एक वीक पहले, और फिर एक तेजी बनने के संकेत हमें नजर आए हैं। अगर इस वीक की कैंडल को आप देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे बेयर्स ने ट्राई किया था कि कुछ प्रेशर क्रिएट किया जाए, बट वो सक्सेसफुल इतना नहीं हुआ। तो अगले हफ्ते अगर इन लेवल्स के नीचे आता है तो दिक्कत होगी कभी भी आने वाले समय में, और इनके ऊपर ही तेजी होगी। कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो कोई एनालिसिस निकल के नहीं आ सकती। फिलहाल कम शब्दों में मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक बार मंथली और देख लेता हूं कुछ डाटा है क्या। देखिए यहां पे फिलहाल कोई डाटा नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए ये जो मंथ का लो है दैट इज 311, यहां पे हम बात कर लेते हैं। इस मंथ का जो लो है हमारे पास में ये वाला, ये अभी लगा है 311 रुपए के आसपास। तो स्टॉक जब तक इसके ऊपर है मंथली चार्ट पे बुलिश है, और बाकी देखो 311 305 की इस रेंज के नीचे आने पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, एक बार कमजोर हो सकती है ग्रिप, लेकिन वो कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट उनके लिए नहीं हो सकता जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अगेन डेली चार्ट पे, क्योंकि ज्यादा कुछ डाटा है नहीं, बहुत कम डाटा में हमें अपनी एनालिसिस करनी होगी यहाँ पे, तो उसको हमें ऐसे ही समझना होगा। आइए वापस देखते हैं इसको, ये रहा, यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अब मैं आपको पहले अपना व्यू भी बताऊंगा और क्या किया जा सकता है वो भी बताऊंगा। जैसे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अब ऑलरेडी इन्वेस्टेड डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट का बोल रहा हूं तो उनका लॉन्ग टर्म विजन होगा, हमेशा लॉन्ग टर्म, तभी वो इन्वेस्टमेंट है। तो उनके लिए क्या हो सकता है, देखो अगर आप नीचे से ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो अगर मैं होता तो मैं क्या करता, हालांकि मैं हूं, क्या करता, अगर मानो मुझे प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं यार अपने को ना रिस्क नहीं लेने का, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने का है, सिंपल है कि प्रॉफिट बुक करने का है, तो आपकी इच्छा है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहो तो बुक करो, रिमेनिंग को राइड करना है राइड करो। और आपको लगता है कि नहीं यार जब तक ये ट्रेंड बुलिश है इस ट्रेंड को राइड करना है, तो फिर इस ट्रेंड में अब 305 के लेवल का ध्यान रखो, 305 के नीचे आए तो ट्रेंड एक बार का बदल जाएगा, फिर आपको कुछ करना है तो आप देख सकते हो। आपको है कि नहीं मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और मुझे लॉन्ग टर्म बैठने का है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक चाहे 280 है, 260 है, 250 है, 200 है, आई डोंट केयर, मुझे होल्ड करने का है। मोटा भाई पे अपना रिलायंस है, रिलायंस का मतलब ट्रस्ट है, विश्वास है, तो मोटा भाई के साथ अपने को रहने का है। कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक 200 भी आए तो अपन बैठे हैं, अपन और ऐड कर लेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां बात करते हैं कि अभी कोई ट्रेडर है, देखिए पहले मैं ट्रेडर की बात करूंगा। ट्रेडर है जो राइड कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। इसके नीचे आता है, यानी 305 वाला इसके नीचे आता है, तो उसे सावधान होना चाहिए। ट्रेडर के लिए, ट्रेडर कौन होता है? जिसको क्विक ट्रेड करनी है और काम करना है, तो उसके लिए 305 के लेवल का ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पे, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। देखो फ्रेश इन्वेस्ट अभी हो सकता है क्या? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस क्या खराब है? नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन दो कैटेगरी होती है। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि कुछ रिजल्ट आ जाए फाइनेंशियल, उसके बाद लगाएंगे। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, रिजल्ट नहीं आए हैं, फाइनेंशियल्स कुछ भी क्लियर नहीं है, बट हमें पता है कि मोटा भाई कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे। और बड़े ग्रुप की कंपनी है, अगर कभी संकट में आई तो संकट मोचन कोई ना कोई बन के यहाँ पे आ जाएगा और इसको बचा लेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं जाएगा। तो फ्रेश इन्वेस्ट वाले वो जो है वो पार्ट्स में इसको लेने की सोचे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी तेजी में स्टॉक को एक बार में पूरा नहीं लिया जाता। वन टाइम नेवर बाय, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं है, वन टाइम नेवर बाय, कभी नहीं लेना एक बार में। जितना मिलता है हमेशा उसको पार्ट्स में लेने की कोशिश करो, भले ही वो तेजी में लो या आपको अगर मंदी में डिप पे मिलता है तो डिप पे लो, लेकिन हमेशा पार्ट्स में लेना चाहिए। ये बात अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप इमेच्योर हैं और अभी रिसेंट में आपने मार्केट को ज्वाइन किया है तो शायद आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे, चढ़ते हुए शेयर को थोड़ी लेते हैं। तो वो आता है, वो भी होता है, वो पार्ट्स में जब तेजी बनती है तो और लिया जाता है। तो ये रही जियो फाइनेंशियल के ऊपर एनालिसिस, बाकी कुछ खास है नहीं। मैं अपना डिस्क्लोज दे दूं, आई एम गोइंग टू होल्ड दिस कंपनी, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस कंपनी। मेरा फिलहाल कोई विजन नहीं है कि इसको बेचूं। एंड ऑफ द डिस्क्लोजर, अगर ये शेयर 200 रुपये आ जाता है, आई मे बी वन ऑफ दोस्त जो इसको शायद और बाय करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूंगा आने वाले कई सालों तक। सो ये सिंपल डिस्क्लोजर है मेरी तरफ से। मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा अगर स्टॉक कल 200 रुपये आ जाता है कि प्रॉफिट बुक नहीं किया है, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सेफ्टी मिल रही है, अपने कोई दिक्कत नहीं है और आराम से अपन बैठे हैं। मैं इस कंपनी में आराम से बैठा हूं। बाकी जिनको लगता है कि नहीं यार अपने को ट्रेंड राइड करना है, वो 305 के लेवल का ध्यान रखेंगे। सो दिस इज द डिस्क्लोजर। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी एनालिसिस देने की कोशिश करी है। फिर भी कोई कमी रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल शेड्यूल करा सकते हैं। ध्यान रखिए, संडे का दिन होगा तो कॉल नहीं होगा, सैटरडे संडे कॉलिंग मुश्किल होती है। आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं, मंडे आपको रिप्लाई मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ना जहां पे हम लाइव चैट करते हैं फॉर द सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग, तो उसके लिए आपको डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी चैनल की। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ध्यान रखिए आपको ब्राउजर में जाके जीमेल से लॉगिन करना होगा गूगल में, सॉरी इसमें यूट्यूब में, और फिर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। आईफोन यूजर्स को ज्वाइन बटन नहीं दिखता, ध्यान रखिएगा। आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। डायमंड मेंबरशिप आपको बताई दी। और एसटीपी चार्ट स्कैनर आप तभी ले जब आपको चार्ट रीडिंग आती हो और आप ब्रेकआउट चार्ट्स को एक्सेस करना चाहते हो, तब आपको एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए, बात कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।